हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि युनची यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ आखिरकार टियानजियान मेनोर पहुंच चुका था, जहाँ पर बाकी के सेक्ट मेंबर्स भी बारी बारी करके वहाँ पर आ चुके थे ताकि वो लोग रैंकिंग कंपटीशन में हिस्सा ले सके। यहाँ पर युनची की पहली दफा तीनों लवर्स भी एक ही जगह पर मौजूद थी, जिनमें से पहली तो प्रिंसेस यूवी है, दूसरी किन यूवी और तीसरी है लिटिल फेरी। दूसरी तरफ एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि यहाँ टियानजियान मेनोर की रैंकिंग कॉम्पिटिशन वाला दिन आ चुका था, इसलिए होस्ट सबसे पहले आगे आकर इन लोगों को रूल्स के बारे में सब कुछ समझा देता है, जिसके बाद वहाँ पर रैंकिंग कंपटीशन की अनाउंसमेंट सेरेमनी शुरू हो चुकी थी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर होस्ट ने अनाउंसमेंट करते हुए कहा कि अब सबसे पहले हम लोगों की एज और उनके पावर लेवल को चेक करेंगे, इसलिए यहाँ पर मैं जिस जिसका भी नाम ले रहा हूँ वो फौरन से आगे आ जाए। सबसे पहले वो जियाओ ट्राइब के जियाओ कुंगली, जियाओ जैन और जियाओ नैन को बुलाते हैं, जहाँ पर जियाओ कुंगली के बारे में बताया जाता है कि इसकी उम्र है सिर्फ 20 साल और ये स्पिरिचुअल मिस्टिक स्टेज के लेवल 9 पर है, जबकि साथ ही साथ बाकी के दोनों वॉरियर्स के बारे में बता दिया था कि वो लोग भी स्पिरिचुअल मिस्टिक स्टेज के लेवल 6 पर है, जो सुनकर सब लोगों ने आपस में बातें करना शुरू कर दिया था कि जियाओ ट्राइब तो काफी ज्यादा ताकतवर हो गया। साथ ही हम देखते हैं कि होस्ट ने इसके बाद दूसरी तरफ स्काई बर्निंग सेट के लोगों को बुलाना शुरू कर दिया, जिनमें से वो फेंगजुई बी, फेंगजुई चैन और साथ ही साथ वहाँ पर एक तीसरे वॉरियर को भी बुला लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों को फेंगजू बाई के बारे में तो मालूम हो जाता है कि वो स्पिरिचुअल मिस्टिक स्टेज के लेवल 8 पर है, लेकिन दूसरी तरफ हमें फेंगजुई चैन के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। इसके बाद बारी बारी करके वहाँ पर दूसरे सेट के मेंबर्स को भी बुलाना शुरू कर दिया गया था, जहाँ कुछ देर के बाद आखिरकार बारी आइस क्लाउड सेट के मेंबर्स पर आ जाती है। जियाओ किनयुई को आगे की तरफ बुला लिया गया, जिसकी खूबसूरती को देखकर सब लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे। इवन की युनबा भी यहाँ पर अपनी सिस्टर को देखकर युनची से कहता है कि वो देखो मेरी सिस्टर। युनची ये सुनकर कोई जवाब नहीं देता, जबकि साथ बैठी ज़ूरोन यहाँ पर युनची से सवाल करते हुए पूछती है कि वो तो तुम्हारी बीवी है ना, जिस पर युनची ने हाँ में जवाब दे दिया था। प्रिंसेस जूई यहाँ युनची से कहती है कि क्या तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स है, जिस पर युनची जवाब देते हुए बोलता है कि ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि हम लोग बहुत ही ज्यादा अजीब कपल थे। असल में हम लोगों की ये शादी किसी प्यार की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि किंग यूवी तो जब मुझसे शादी कर रही थी तब भी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और मैं बस एक नकारा सा लूजर था। किंग यूवी ने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि वो मेरे दादा अब्बू की इज्जत बचा सके। प्रिंसेस जूई यहाँ पर किंग यूवी की ये बातें सुनकर कहती है कि वो वाकई में एक बहुत ही ज्यादा महान औरत है, जबकि साथ ही वो यहाँ पर युनची से कहती है कि अच्छा तो तुम क्या रैंकिंग कंपटीशन में सिर्फ इसी की वजह से आना चाहते थे, जिस पर युनची जवाब देते हुए बोलता है कि मैं झूठ नहीं कहूंगा, मेरे यहाँ पर आने की दो वजह है, एक तो तुम हो और दूसरी यही बात है। मैं यहाँ पर किंग यूवी के सामने साबित करना चाहता हूँ कि बेशक हम लोग एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन मैं पहले जैसा कमजोर नहीं रहा। यहाँ ये दोनों तो इसी तरह से बातें कर रहे थे, जबकि इनको आपस में चिपकता हुआ देखकर फेंगजुई चैन के दिल पर छुरियां चल रही थी। वो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि युनची के बच्चे, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जबकि दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि किंग यूवी ने अपने सामने मौजूद स्टोन पर हाथ रख दिया, जिसकी वजह से होस्ट को उसके पावर लेवल और एज के बारे में मालूम हो जाता है। वो बताता है कि किंग यूवी है 18 साल की, जबकि वो इतनी छोटी उम्र में ही स्पिरिचुअल मिस्टिक स्टेज के लेवल 8 पर पहुंच गई। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सब लोग ये बातें करते हुए कह रहे थे कि सिर्फ 18 साल, ये वाकई में काफी ज्यादा बड़ी बात है। दूसरी तरफ युनबा को भी अपनी सिस्टर पर काफी ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा था। इसके बाद होस्ट ने वहाँ पर मौजूद टियानजियान मेनोर के लोगों को बुलाना शुरू कर दिया, जिनमें से वो लिंग यून, लिंग जे और लिंग फी को यहाँ स्टेज पर बुलवाता है। सबसे पहले तो लिंग जे ने खुद का पावर लेवल चेक कराया, जहाँ पर वो 16 साल का होने के बावजूद भी स्पिरिचुअल मिस्टिक स्टेज के लेवल 6 पर है, जो देखकर तो युनची भी अपने मन में कह रहा था कि लिंग जे वाकई में कमाल का है, क्योंकि उसने पिछले कुछ महीनों में अच्छा खासा इंप्रूव कर लिया। जिसके बाद दूसरी बारी लिंग यून की आ गई थी। लिंग यून उस स्टोन को टच करता है, जिसकी वजह से हमें मालूम हुआ कि लिंग यून 20 साल का है और वो ऑलरेडी अपने अर्थ मिस्टिक स्टेज के लेवल 3 पर पहुंच गया। ये देखकर तो वहाँ पर मौजूद किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। वो लोग कह रहे थे कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि सिर्फ 20 साल का होने के बावजूद भी अर्थ मिस्टिक स्टेज के लेवल 3 को अचीव करना बिल्कुल इम्पॉसिबल सा लगता है। सब लोग यहाँ पर हैरानगी के साथ लिंग यून को देख रहे थे, क्योंकि वो अब तक यहाँ पर आने वाले हर एक वॉरियर से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जबकि टियानजियान मेनोर के मास्टर तो काफी ज्यादा प्राउड महसूस कर रहे थे। अब यहाँ इन सब के बाद आखिरकार चैंगफेंग मिस्टिक पैलेस की बारी आ गई थी, जहाँ से तो सिर्फ एक वॉरियर यानी कि युनची ही आया हुआ था, इसलिए होस्ट ने सिर्फ युनची का नेम लेकर उसे अरीना में बुला लिया, जो सुनकर वहाँ पर मौजूद सब लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि चैंगफेंग मिस्टिक पैलेस से सिर्फ एक लड़का आया है, या वहाँ पर टैलेंट की इतनी ज्यादा कमी है। जबकि दूसरी तरफ हम युनची को देखते हैं, जो कि यहाँ अरीना में आने के बाद उस स्टोन को जाकर टच कर देता है। इस स्टोन को टच करने के बाद सब लोगों को मालूम हो जाता है कि युनची 18 साल का है और वो ट्रू मिस्टिक स्टेज के लेवल 10 पर है, जो सुनकर तो सब लोग हंस रहे थे, क्योंकि युनची तो अभी तक सिर्फ स्पिरिचुअल मिस्टिक स्टेज पर भी नहीं पहुंचा। सब लोग हंसते हुए कह रहे थे कि अब तो हमें बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मौजूद हर एक वॉरियर में से कमजोर तो यही है। अब तो
चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग हार कर कभी भी लास्ट नहीं आ सकते। सेकंड लास्ट आने का चांस है, लेकिन लास्ट वाला तो बिल्कुल खत्म हो गया। और वो लोग इसी तरह से यहाँ पर हंसते हुए युनची का मजाक उड़ा रहे थे, जो सुनकर प्रिंसेस यूई और युनबा को तो बुरा लग रहा था, लेकिन युनची को उनकी बातों की कोई परवाह नहीं। इसके बाद युनची होस्ट के पास जाकर अपना टोकन ले लेता है। दूसरी तरफ फेंगजू बाई यहाँ पर युनची का मजाक उड़ाते हुए कह रहा था कि आखिर प्रिंसेस यूई को इस लूजर में क्या दिख गया। साथ बैठा फेंगजू चैन तो गुस्से में आ रहा था, इसलिए वो अपने ब्रदर फेंगजू बाई से कहता है कि जल्दी से पता लगाओ कि युनची का नंबर क्या है और इसकी फाइट किस किस वॉरियर से होने वाली है। मुझे सबका कांटेक्ट चाहिए, मुझे कुछ भी करके युनची के हाथ पैर तोड़वाने हैं। यहाँ पर मौजूद कोई भी इस बात को नहीं जानता था कि युनची कमजोर होने के बावजूद भी यहाँ पर अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स को आसानी के साथ हरा सकता है। सिर्फ लिंग यून और लिंग जे ही इस बात को अच्छे से समझते थे, इसलिए वो लोग यहाँ पर युनची की तारीफ करते हुए कह रहे थे कि 6 महीनों में युनची ने काफी ज्यादा इम्प्रूव कर लिया। यहाँ ये सब होने के बाद होस्ट अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि रैंकिंग बैटल को हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसके पहले राउंड में हम लोग ग्रुप बैटल्स करवाएंगे। टोटल 30 ग्रुप्स मौजूद है, जो कि अगले 3 दिन तक लगातार एक दूसरे से फाइट करते रहेंगे और इन लोगों की फाइटिंग इन लोगों की टोकन नंबर पर डिसाइड होगी। तो जो भी वॉरियर अपने बैटल को जीतेगा वही अगले राउंड तक जाता रहेगा और यूं ही लगातार 12 राउंड्स को जीतने के बाद ही वो नेक्स्ट कंपटीशन में जा पाएगा। जो कहने के बाद वहां पर टोकन नंबर्स के हिसाब से पहले कुछ ग्रुप्स को यहाँ अरीना में भिजवा दिया जाता है ताकि वो आपस में फाइट कर सके। युनबा यहाँ पर अपनी बहन को फाइट करते हुए देखकर खुश होते हुए कहता है कि देखो मेरी बहन पहले ग्रुप में फाइट कर रही है। जहाँ पर हम देखते हैं कि एक लड़का किंग यूई पर हमला करने के लिए हवा में जंप कर चुका था, लेकिन इससे पहले कि वो किंग यूई के पास भी आता वो अपनी आइस एबिलिटीज का इस्तेमाल करते उसे हवा में ही फ्रीज कर देती है और वो यहाँ काफी आसानी के साथ अपने फर्स्ट राउंड को जीत गई थी, जो देखकर युनबा तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। तभी अचानक हम देखते हैं कि युनची के टोकन ने चमकना शुरू कर दिया, यानी कि नेक्स्ट राउंड में उसे फाइट करनी होगी। जो देखकर प्रिंसेस यूई तो युनची के लिए बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद हो रही थी, लेकिन युनची उसे समझाते हुए कहता है कि मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। जो कहने के बाद युनची यहाँ पर अपनी बैटल लड़ने के लिए अरीना में पहुंच गया। फर्स्ट राउंड में यहाँ पर युनची की फाइट एक वॉरियर से होने वाली थी, जिसका नाम वो किंग युन था। असल में इस लड़के ब्रदर वू को यहाँ पर फेंगजू बाई ने ही भेजा हुआ था और इसलिए वो फेंगजू चैन से कह रहा था कि मैंने इस लड़की को अच्छे से समझा दिया है, युनची सेकंड राउंड में नहीं जा पाएगा, बल्कि ये उसकी इतनी हड्डियां तोड़ेगा कि आज के बाद वो कभी चल भी ना पाए। ये कहते हुए फेंगजू बाई तो काफी ज्यादा खुश हो रहा था, जबकि अरीना में ब्रदर वू भी खुद पर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करते हुए युनची से कहता है कि तुम्हारी किस्मत बहुत ही खराब है, क्योंकि पहले ही राउंड में तुम्हारा सामना मुझसे हो गया। जो सुनकर युनची उसे ज्यादा भाव ना देते हुए इशारा करते हुए कहता है कि चलो आगे आओ। ये देखकर ब्रदर वू को तो गुस्सा आ गया, जबकि अरीना से बाहर मौजूद कुछ लोग ये सब देखकर कहते हैं कि युनची आखिर ये कर क्या रहा है। क्या इस बेवकूफ को मालूम नहीं कि ब्रदर वो कितना ज्यादा खतरनाक है, वो अभी कुछ देर में इसकी सारी हड्डियां तोड़ देगा, उसके बाद इस लड़की का सारा एटीट्यूड खत्म हो जाएगा। ये कहते हुए वो लोग यूं ही युनची का मजाक उड़ा रहे थे। अभी दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि ब्रदर वू ने अपनी सोर्ड निकाल ली, जिस पर वो अपनी पावर्स को फैलाते हुए सीधा आगे की तरफ तेजी के साथ बढ़ते हुए युनची पर हमला कर देता है। युनची बिना अपनी जगह से मूव करे हुए यहाँ पर ब्रदर वू के हमले को देखते हुए कह रहा था कि वो तो मेरे गले को निशाना बना रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये मुझे जान से क्यों मारना चाहेगा। ये कहते हुए युनची फौरन से पीछे की तरफ हटते हुए उस अटैक को डॉज कर चुका, जबकि साथ ही युनची ने यहाँ पर अपनी कोनी का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ ब्रदर वू के चेस्ट पर हमला कर दिया और वो उसके कई सारे रिब्स बोन को वहीं पर ब्रेक कर देता है। यहाँ युनची की इस अटैक की वजह से ही ब्रदर वू ने मूव करना बंद कर दिया, जो देखकर तो सब लोग ही सरप्राइज हो गए। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि अचानक ही उन लोगों के सामने हो क्या गया, जबकि दूसरी तरफ ब्रदर वू यहाँ जमीन पर गिर जाता है। युनची ने यहाँ पर सिर्फ अपने एक ही मूव में ब्रदर वू को हरा दिया। सब लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने पहले युनची को बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया था। दूसरी तरफ युनची यहाँ पर मुस्कुराते हुए ब्रदर वू से कहता है कि तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की, जबकि हमारे बीच कोई दुश्मनी भी नहीं, इसका मतलब तुम्हें इस्तेमाल किया गया है, तुमसे ये काम कोई और करवा रहा था, तो जिसने भी ये काम तुमसे करवाने की कोशिश की उसे जाकर बता दो कि मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे हराने के लिए तुमसे कई सारा ताकतवर वॉरियर्स की जरूरत पड़ेगी। फेंगजू चैन तो यहाँ पर ब्रदर वू को हरता हुआ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया और वो अपने ब्रदर पर गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर ये तुमने किस तरह की नाकारा इसार को मैदान में भेज दिया, जिस पर फेंगजू बाई माफी मांगते हुए कहता है कि वैसे तो ब्रदर वू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसने यहाँ पर युनची को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया और इसी वजह से वो युनची के ट्रैप में फंस गया। लेकिन युनची को अभी तक 12 राउंड्स जीतने हैं, इतनी जल्दी ये कॉम्पिटिशन खत्म नहीं होगा, अगले राउंड में वो उसकी हालत खराब करवा दूंगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करे। युनची यहाँ पर अभी इस फर्स्ट राउंड को जीत चुका था, जो देखकर युनची के दोस्तों काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। पहले दिन तो युनची की सिर्फ एक ही राउंड में फाइट हुई थी और दिन भी काफी अच्छे से गुजर गया, इसलिए युनची अपने दोस्तों के साथ रात को वापस अपने रूम की तरफ जा रहा था। जहाँ रास्ते में चलते हुए मास्टर वू शेंग युनची से कह रहे थे कि अगर तुम इसी रेट से जीतते रहे तो तुम टॉप 100 रैंकिंग लिस्ट में आसानी के साथ आ जाओगे। यहाँ ये लोग इसी तरह से बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक युनबा को अपने सामने आइस क्लाउड सेट की लड़कियां दिख जाती है, जिनमें किंग यूई भी मौजूद थी, इसलिए वो अपनी बहन से
मिलने के लिए फौरन भागकर चला गया। किंग यूवी यहाँ पर अपने भाई को देखकर तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी और वो उससे सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर युनबा बताता है कि मैं यहाँ पर अपने ब्रदर युनची के साथ आया हूँ। युनची का नाम सुनकर तो किंग यूवी थोड़ी सी सरप्राइज हो गई और वो यूं ही हैरान होते हुए कहती है कि ये क्या सच में ज्याओची ही है, क्योंकि युनची का पहला नाम तो ज्याओची था, अब उसने अपना नाम युनची ऑफिशियली रख लिया है, जबकि साथ ही वो पहले से काफी ज्यादा ताकतवर भी हो चुका है। लिटिल फेरी तो युनची को अच्छे से जानती थी, इसलिए वो यहाँ पर कोई भी रिएक्ट नहीं करती, जबकि दूसरी तरफ किंग यूवी की मास्टर यहाँ पर युनची से सवाल करते हुए कहती है कि क्या तुम सच में ज्याओची हो, जिस पर युनची जवाब देते हुए बोलता है कि अब मैंने अपना नाम बदलकर युनची रख लिया है और साथ ही साथ मैं अब चैंगफेंग मिस्टिक पैलेस का एक डिसाइपल हूँ। ये देखकर किंग यूवी की मास्टर युनची से कहती है कि तुमने पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव कर लिया है, यानी कि किंग यूवी को अब तुम्हारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। साथ ही वो युनची से कहती है कि आखिर तुम्हारे यहाँ पर किंग यूवी के सामने आने के क्या इरादे हैं, जिस पर युनची जवाब देते हुए बोलता है कि मेरा किंग यूवी से कोई इरादा नहीं, मैं तो बस उसकी ताकत को अप्रिशिएट करता हूँ और आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं किंग यूवी के रास्ते में नहीं आने वाला, मैं उसके लिए कोई भी मुश्किल क्रिएट नहीं करूंगा। जो सुनकर किंग यूवी की मास्टर यहाँ पर युनची से कहती है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा और तुम अपने वादों को मत भूलना, क्योंकि अब तुम्हारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। जो सब कहने के बाद वो लोग आगे की तरफ रवाना हो जाती है। लिटिल फेरी यहाँ पर युनची के पास से गुजर गई, लेकिन वो युनची से कोई बात नहीं करती, जबकि दूसरी तरफ किंग यूवी भी अपने भाई को अलविदा करते हुए अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम लोगों को कंपटीशन का नेक्स्ट डे दिखाया गया, जहाँ पर अरीना में ऑलरेडी युनची की फाइट एक लड़के टोंग वी से होने वाली थी। इसको भी जो बाई ने पहले से ही पैसे खिला रखे थे और वो अपने भाई फेंग जुई चेन को बता रहा था कि इस बार हमसे कोई गलती नहीं होगी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, क्योंकि टोंग ने मुझसे वादा किया था कि वो यहाँ पर युनची के मेडेरियंस तोड़ देगा। दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि टोंग वी यहाँ पर युनची के सामने काफी ज्यादा बड़ा बनने की कोशिश कर रहा था। वो युनची से कहता है कि तुम्हें मालूम है कि मेरे को लोग आयरन मैन कहते हैं, क्योंकि मैंने अपनी बॉडी को लोहे जैसा सख्त कर लिया है, तो क्या तुम किसी वेपन का इस्तेमाल नहीं करोगे, जिस पर युनची जवाब देते हुए बोलता है कि नहीं, मैं इस बात को अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें लोग लिविंग आयरन मैन कहते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी हड्डियां इतनी बुरी तरीके से तोड़ूंगा कि तुम्हारा वो टाइटल छीन लिया जाए। युनची की ये बातें सुनकर टोंगवी को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, इसलिए वो अपने पंच को रेडी करते हुए युनची की तरफ जंप कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि युनची ने भी अपने पंच को रेडी करते हुए सीधा जाकर उससे टकरा गया। दोनों के पंचेस जब सीधे जाकर एक दूसरे से टकराते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि युनची की ताकत काफी ज्यादा थी और यहाँ पर टोंगवी का हाथ बुरी तरीके से टूट गया। ये देखकर लोग तो काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, जबकि दूसरी तरफ युनची अपने हाथों पर फ्लेम को फैलाते हुए लगातार उसे पंचेस करना शुरू कर देता है। युनची ने यहाँ पर अपने पंचेस के दौरान टोंगवी के काफी ज्यादा बोन्स ब्रेक कर दिए थे और इसके बाद वो अपना फाइनल पंच रेडी करते हुए यहाँ टोंगवी पर हमला करने ही वाला था, जिसे देखकर तो टोंगवी घबराते हुए कहता है कि रुक जाओ, मैं हार मानता हूँ, मैं तुमसे और ज्यादा फाइट नहीं करना चाहता। ये सुनकर युनची रुकते हुए पीछे की तरफ हट गया और यहाँ पर होस्ट अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि इस बैटल का विनर है युनची। फेंग जुई चेन को तो ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसके बाद हम लोगों को बाकी के भी कुछ वॉरियर्स की बैटल दिखाई जाती है, जैसे कि हम देखते हैं कि ज़्याओ कुंग ली भी काफी ज्यादा ताकतवर था, जबकि लिंग जे भी किसी से कम नहीं, वो भी लगातार फाइट करते हुए अपने अपने बैटल्स को जीतते जा रहे थे। युनची ने भी अब तक यहाँ पर कई सारे वॉरियर्स के साथ फाइट करते उन्हें कुछ ही हमलों में हरा दिया था। ये बात देखकर तो किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता, क्योंकि युनची पावर लेवल में तो काफी ज्यादा वीक है, लेकिन वो अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल वाले वॉरियर्स को भी आसानी के साथ हरा देता है। ये बात सब लोगों को सरप्राइज तो कर ही रही थी। साथ ही युनची ने अब तक यहाँ पर टोटल 12 राउंड जीत लिए थे, यानी कि वो सेकंड कंपटीशन में हिस्सा ले सकता है। अब तक युनची लगातार फाइट करते हुए टॉप 100 रैंकिंग लिस्ट में आ चुका था। इसी वजह से प्रिंसेस जुई फोन से खड़े होकर यहाँ पर युनची का शुक्रिया अदा करती है। युनची देख पा रहा था कि फेंग जुई चैन भी दूर से उसे देख रहा है, इसलिए वो यहाँ पर प्रिंसेस जुई से कहता है कि क्या बस तुम सिर्फ शुक्रिया कहोगी, मुझे लगा था कि मुझे कोई इनाम मिलेगा। जो सुनकर प्रिंसेस जुई शर्माते हुए कहती है कि आखिर तुम्हें किस तरह का इनाम चाहिए। जो सुनकर तो युनची ने अपने गाल पर हाथ रखते हुए इशारा कर दिया था। प्रिंसेस जुई भी उसका इशारा समझ जाती है, इसलिए वो आगे की तरफ बढ़ते हुए बहुत प्यार से यहाँ युनची को एक किस कर चुकी। युनबा तो इन लोगों को ये सब करते हुए देख रहा था, इसलिए मास्टर वुशेंग उसे साइड पर हटाते हुए कहते हैं कि तुम बच्चे हो, ये सब देखना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। दूर से फेंग जुई चैन तो यहाँ पर इन दोनों के बीच होने वाला रोमांस देखकर गुस्से से पागल हो रहा था। वो चिल्लाते हुए कहता है कि युनची मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पर सेकंड कंपटीशन शुरू होने वाला था, जिसमें टोटल 300 वॉरियर्स है और वो लोग आपस में रैंडमली फाइट करेंगे। यहाँ रैंडमली फाइट का सुनकर तो युनबा युनची के लिए थोड़ा सा परेशान हो गया, क्योंकि क्या होगा अगर युनची का सामना किसी पावरफुल वॉरियर से हो गया। प्रिंसेस जुई भी युनची के लिए थोड़ी सी परेशान हो रही थी, इसलिए वो युनची से कहती है कि ऑलरेडी तुमने जो करना था वो कर दिया, अब अगर तुम चाहो तो तुम आगे फाइट मत करो। लेकिन युनची प्रिंसेस जुई को यकीन दिलाते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जीत सकता हूँ। जो कहने के बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ अरीना पर आ जाता है और हम देखते हैं कि युनची की फर्स्ट राउंड में फाइट एक लड़के ज़ेंग टियान से हो रही थी, जो कि थंडरबोल्ट क्लैन से बिलोंग करता है। इसे देखकर तो सब लोग यही बातें करते हुए कह रहे थे कि युनची की किस्मत अब तक ठीक थी कि वो यहाँ तक पहुंच गया, लेकिन
इस बार वो जरूर हारेगा, क्योंकि ज़ेंगटियान ऑलरेडी स्पिरिचुअल मिस्टिक स्टेज के लेवल 6 पर है, जबकि दूसरी तरफ युनची तो अभी तक ट्रू मिस्टिक स्टेज के लेवल 10 पर है। फेंग जुबाई भी यहाँ पर खुश होते हुए कह रहा था कि इस बार युनची नहीं बचेगा, क्योंकि ज़ेंगटियान उसे अपने हैमर्स के दरमियान कुचल देगा। जो सुनकर फेंग जुई चेन अपने भाई से कहता है कि इस बार अगर तुम फेल हुए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला, याद रखना। फेंग जुबाई तो समझ गया था कि उसका भाई ऑलरेडी काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका है, जबकि दूसरी तरफ हम ज़ेंगटियान को देखते हैं जो कि यहाँ पर युनची से कह रहा था कि तुमने पिछले राउंड्स में काफी अच्छी फाइट की, लेकिन तुम्हारी किस्मत खराब है, जो कि सेकंड कंपटीशन के फर्स्ट राउंड में ही तुम्हारा मुकाबला मुझसे हो गया और अब तुम्हारा टैलेंट सारा के सारा वेस्ट हो जाएगा। युनची उसकी बातें सुनकर जवाब देते हुए बोलता है कि आजमा कर देख लो। जो सुनकर ज़ेंगटियान अपने दोनों हैमर्स का इस्तेमाल करते हुए सीधा आगे बढ़कर यहाँ युनची पर हमला करना शुरू कर चुका, जिसके बदले में हम देखते हैं कि युनची सिर्फ अपने बेयर हैंड्स का इस्तेमाल करते हुए उसके हैमर के साथ टकरा रहा था और वो यहाँ पर ज़ेंगटियान को हिट करते हुए पीछे हटा देता है। ये देखकर तो ज़ेंगटियान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर तुमने अपने हाथों से मेरे हैमर्स को कैसे ब्लॉक कर दिया, जिस पर युनची जवाब देते हुए बोलता है कि मैंने अपनी बॉडी पर बहुत ज्यादा मेहनत की है और मेरी बॉडी इतनी सख्त है कि मैं किसी भी हैमर को आसानी के साथ चकनाचूर कर सकता हूँ। ये सुनकर तो ज़ेंगटियान पहले से भी ज्यादा भड़क गया और वो युनची से कहता है कि तुम सब लोगों के सामने मुझे बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो कहते उसने अपनी पावर अनलीश करना शुरू कर दी थी। वो अपनी थंडर पावर्स को एक्टिवेट करते हुए युनची से कहता है कि अब तुम नहीं बचने वाले। जो कहते साथ ही उसने फौरन से आगे की तरफ जंप करते हुए युनची पर हमला कर दिया। युनची भी यहाँ पर ज़ेंगटियान के इस हमले को डॉज करते हुए फौरन पीछे की तरफ आकर अपने सोर्ड को बाहर निकाल लेता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए इस अटैक से खुद को बचा चुका। ये देखकर अब लोगों ने थोड़ा थोड़ा युनची को एडमायर करना शुरू कर दिया, क्योंकि युनची वाकई में उन लोगों को भी सरप्राइज कर रहा है। दूसरी तरफ युनची यहाँ पर ज़ेंगटियान से कहता है कि चलो तैयार हो जाओ, तुमने मुझे तलवार निकालने पर मजबूर कर दिया, मुझे तुम्हें हराना होगा। जो कहते साथ ही युनची ने तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर काफी आसानी के साथ ज़ेंगटियान के दोनों हैमर्स को ब्रेक कर दिया, जिसकी वजह से ज़ेंगटियान उड़ता हुआ पीछे की तरफ गिरता है और उसकी आंखें जब खुलती है तो युनची उसके सामने सही सलामत खड़ा था। युनची यहाँ पर ज़ेंगटियान से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम आगे फाइट करना चाहोगे, जिस पर ज़ेंगटियान घबराते हुए कहता है कि नहीं नहीं मैं हार मानता हूँ। इसकी वजह से यहाँ युनची फर्स्ट राउंड को भी जीत गया था, जो देखकर तो फेंग जुई चेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो अपने भाई को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था, क्योंकि उसका ये गुस्सा अगले कुछ घंटों तक लगातार यूं ही बढ़ता रहा, क्योंकि देखते ही देखते युनची लगातार अपने हर एक राउंड को जीतता जा रहा था। कोई भी ऐसा वॉरियर नहीं था जो कि युनची को यहाँ पर हरा सके। लगातार यहाँ पर बैक टू बैक फाइट करते हुए युनची ने तकरीबन 15 वॉरियर्स को हरा दिया था, जिसकी वजह से वो रैंकिंग में टॉप 32 पर आ जाता है। ये देखकर युनची के दोस्तों काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, जबकि एल्डर वुशिंग कह रहा था कि आज तक हिस्ट्री में हमारा चैंगफेंग एकेडमी 32 रैंक तक कभी नहीं आया, इस लड़के ने कर दिखाया। युनची की वजह से हमारे मेजेस्टी का सपना पूरा हो चुका है। जबकि पास बैठी प्रिंसेस यूवी भी इमोशनल होकर अपने फादर को याद करते हुए कहती है कि क्या फादर आप देख पा रहे हो, आज के बाद हमारी फैमिली को किसी के सामने भी ह्यूमिलेट होने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ टियानजियन मेनोर के मास्टर यूफेंग भी यहाँ पर युनची की पावर्स देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज थे। वो हैरान होते हुए कह रहे थे कि युनची काफी ज्यादा कमाल का है। इस लड़के का लेवल लो होने के बावजूद भी ये अपने से कई ज्यादा हाई लेवल के वॉरियर्स को हरा चुका है, इसने मुझे वाकई में हैरान कर दिया। जबकि दूसरी तरफ फेंग जुबाई भी अपने भाई से कह रहा था कि आखिर ये किस तरह का इंसान है, मुझे तो लगता है कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि सुपर ह्यूमन है। जिस पर फेंग जुई चेन अपने ब्रदर फेंग जुबाई से कहता है कि अब तो मैं उम्मीद करता हूँ कि युनची अगले किसी भी राउंड को ना हारे और वो जीता जीता तुम्हारे सामने आ जाए। जो सुनकर तो फेंग जुबाई अपने भाई का मतलब समझ चुका था, इसलिए वो कहता है कि अब तो आप फिक्र ना करें, अगर एक बार ये मेरे सामने आ गया तो मुझे इसकी हालत खराब करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और इसी तरह करते करते आज की ये कंपटीशन वाला दिन भी खत्म हो जाता है, जिसके बाद हम लोगों को रात का सीन दिखाई दिया जहाँ युनची अपने ग्रैंडफादर के लिए लेटर लिख रहा था। वो लेटर में लिखते हुए बोलता है कि आप लोगों से बिछड़े हुए मुझे काफी ज्यादा वक्त हो गया, मैं पूरे 18 साल का हो चुका हूँ और मैं पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हूँ। सच कहूँ तो दादा अबू मैं आप लोगों को काफी ज्यादा मिस करता हूँ। कुछ दिनों बाद मैं आप लोगों से लीयून सिटी जरूर वापस मिलने के लिए आऊंगा। युनची अभी यहाँ पर ये लेटर लिख ही रहा था, तभी अचानक युनची के दरवाजे पर युनबा आ गया, जिसे देखकर युनची सवाल करते हुए पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। युनबा युनची को बताता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, मेरी सिस्टर किन यूवी ने ये मुझे दिए क्योंकि ये उसके पास कई वक्त से पड़े हुए थे और ये उसके किसी काम के भी नहीं, इसलिए मेरी सिस्टर ने कहा कि मैं ये ट्रेजर्स लाकर तुम्हें दे दूं। युनची उस बॉक्स को ओपन करते हुए देखता है कि उसके अंदर तो कई सारे कीमती ट्रेजर्स पड़े हुए थे, जिनका इस्तेमाल करते हुए युनची अपने लिए फ्यूचर में पिल्स क्रिएट कर सकता था। युनची यहाँ पर युनबा से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर किन्यू इस वक्त कहाँ पर है, जिस पर युनबा उसे बताते हुए बोलता है कि किन्यूवी तो अभी यहाँ से वापस गई। ये सुनकर युनची बड़ी तेजी के साथ फौरन से किन्यूवी के पीछे रवाना हो गया और रास्ते में आखिरकार यहाँ युनची को किन्यूवी मिल भी जाती है, जहाँ वो उसका नाम चिल्लाते हुए बोलता है कि रुक जाओ किन्यूवी, मुझे तुमसे बात करनी है। किन्यूवी भी यहाँ पर युनची की बात सुनकर रुकते हुए कहती है कि बताओ तुम्हें मुझसे क्या कहना है, जिस पर युनची सवाल करते हुए पूछता है कि आइस क्लाउड सेक्ट में क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं आई, जिस पर किन्यूवी जवाब देते हुए बोलती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
हूँ। साथ ही युनची यहाँ पर थोड़ी देर सोचने के बाद किन्युई से कहता है कि मैं तुमसे एक और सवाल करना चाहता हूँ, क्या तुमने हमारा मैरिज सर्टिफिकेट खो दिया? जो सुनकर तो किंग युई ने फौरन अपने पास से वो मैरिज सर्टिफिकेट निकालकर यहाँ युनची के हवाले कर दिया। युनची इस मैरिज सर्टिफिकेट को सही सलामत देखकर हैरान होते हुए कहता है कि मुझे लगा था कि तुमने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया होगा। जिस पर किंग युई जवाब देते हुए बोलती है कि नहीं, मैंने इसे अपने पास संभाल कर रख लिया था, पता नहीं तब मैं क्या सोच रही थी। युनची यहाँ पर किंग युई से उसके अपने लिए फीलिंग्स के बारे में सवाल करते हुए पूछता है, लेकिन किंग युई उसे जवाब देते हुए बोलती है कि मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगी। जो सुनकर युनची समझ गया था और वो यहाँ पर किंग युई का उन तोहफों के लिए शुक्रिया अदा करता है, जिस पर किंग युई कहती है कि तुमने मेरी मिस्टेक पॉइंट्स को ओपन किया था, इसके बदले वो कुछ भी नहीं। तो अब हमारा हिसाब बिल्कुल इक्वल हो चुका है, तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए, रात काफी ज्यादा हो गई, वैसे भी कल के दिन तुम्हें फाइट करनी है। जो कहने के बाद किंग युई वहाँ से जाने वाली थी, जो देखकर युनची उससे कहता है कि कल के दिन अगर कंपटीशन के दौरान हम दोनों का एक दूसरे से सामना हो जाए तो मुझसे फाइट करते हुए अपनी पूरी जान लगा देना, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझ पर रहम खाओ। जो सुनकर किंग युई हमें सर हिलाती है। इसके बाद वो वहाँ से रवाना हो गई। युनची पीछे मिक्स फीलिंग्स के साथ सिर्फ खड़ा ही रह गया, वो समझ ही नहीं पाया कि वो इस वक्त क्या महसूस कर रहा है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।